संस्कृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत चर्चा में रहने वाले टॉपिक को शामिल कर रहे हैं, जो न केवल राज व्यवस्था से संबंधित है बल्कि उसके कई आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। कई जगहों पर इसकी समझ का होना अनिवार्य होता है और कई आयामों से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह जो टॉपिक है जो हमने आज आपके लिए चुना है, यह नार्को विश्लेषण है और नार्को विश्लेषण तथा पॉलीग्राफ टेस्ट की संवैधानिक वैधता आज के वीडियो का टॉपिक है। यह बहुत चर्चा में रहने वाली शब्दावली है ये दोनों, जिसमें हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि क्या ऐसा नार्को परीक्षण वास्तविक अर्थों में पुलिस जांच या पुलिस अन्वेषण के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी मूल बातें कौन सी हैं, इसकी वैज्ञानिकता कहाँ है, इसमें क्या कोई नैतिक और नीति शास्त्रीय पक्ष भी शामिल है। इसके साथ साथ इसके राजनीतिक, प्रशासनिक, विधिक और संवैधानिक आयाम कौन से हैं, इनकी समझ का होना इस विषय को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है उसका शीर्षक ही दिया गया है कि वह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो हम इस परीक्षणों की संवैधानिक वैधता की जब बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं आपसे यह शेयर कर रहा हूं कि आज की कक्षा में हम इस विषय से संबंधित किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक स्पेक्ट्रल अप्रोच हम कैसे विकसित करेंगे, वर्णक्रम की तरह 7 आयामी दृष्टिकोण हम इस पर कैसे विकसित करेंगे, कैसे उन चीज़ों को हम आसानी से समझेंगे और कैसे हम इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। आपके सामने 7 आयाम मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं। सबसे पहला जो आयाम है वह है राजनीतिक, प्रशासनिक, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें हमें चर्चा करनी है कि भारत में आपराधिक न्याय तंत्र, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, उसके अवयव कौन से हैं, पुलिस जांच के समक्ष चुनौतियां कौन सी विद्यमान है भारत में और क्यों नार्को परीक्षण की आवश्यकता पड़ जाती है पुलिस को। दूसरा है साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल या वैज्ञानिक तकनीकी आयाम है उसका, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे परीक्षणों की संकल्पनाओं पर गौर करेंगे हम और क्या उनकी भूमिका है, कैसे वो जांच कार्य में पुलिस को सहायता करती हैं, उन पर बात करेंगे। तीसरा है इसका एक ग्लोबल या वैश्विक परिदृश्य भी है, चूंकि यह व्यक्ति की सहमति और उसकी निजता, कंसेंट एंड प्राइवेसी दोनों से जुड़ता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली का इसके साथ संबंध होना बहुत स्वाभाविक है। तो वैश्विक आयाम में हम यह देखेंगे कि नार्को तथा अन्य ऐसे परीक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली के परस्पर संबंध कैसे हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली हमें इसकी इजाजत देती है। इसके बाद भारत के संविधान में आपराधिक न्याय तंत्र का क्या आधार है, कहां उसका उल्लेख है और कैसे हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई भी कार्य करने से राज्य को रोकते हैं जो उसकी सहमति, जो उसकी मर्यादा, जो उसकी गरिमा या जो उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन करता हो। उसमें एक अधिकार का उल्लेख है यहाँ कि अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण और निजता के अधिकार सहित जीवन का अधिकार, उसकी चर्चा करनी है हमें। इसके बाद उसका विधिक आयाम है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है या साक्ष्य कानून है, उसकी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे न्यायिक आयाम की, जिसमें अलग अलग मामलों में उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार इसकी व्याख्या की है उस पर बात करेंगे। और फिर अंत में हम इसका निष्कर्ष निकालने के पहले कि क्या न्यायालय ने जो फैसला किया, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, वह सही है या पुलिस जो ऐसा परीक्षण करना चाहती है वह सही है,
क्या तर्क है उसके पीछे, इसका विश्लेषण करने के पूर्व हम एक और आयाम की चर्चा करेंगे और वह है उसका एथिकल एंड मोरल एस्पेक्ट, नीति शास्त्रीय पक्ष। तो इन 7 आयामों पर हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहां यह चर्चा करें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों हमने यह टॉपिक चुना है। अखबारों में हाल फिलहाल आपने पढ़ा होगा कि हाथरस में एक 19 वर्षीय बालिका का सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। और सबसे गंभीर बात जो उभर कर आई सामने उस मामले में वह यह थी कि 1 अक्टूबर के रात्रि 2 बजे पुलिस ने मृतक के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया और वह शरीर उसके परिवारजनों को सौंपा नहीं गया। इसने गंभीर विवाद उत्पन्न किए, कई प्रश्न खड़े किए हमारे सामने और ऐसा लगने लगा कि इस मामले को शायद कहीं ना कहीं उसमें कुप्रबंधन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी बात छुपी है जो शायद हम छुपाना चाहते हैं या कोई ऐसी बात है जो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। इस तरह के बहुत सारे विवाद उभर कर आ गए सामने। लोगों का गुस्सा इस मामले में ठीक वैसा ही था जैसा 2019 अक्टूबर में हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर का केस हमारे सामने आया था। अगर आपको ध्यान होगा तो पुलिस एनकाउंटर में वो चारों अभियुक्तों को मार दिया गया था और जनता ने फूल बरसाए थे पुलिस पर। हालांकि यह कहा गया था कि यह विधि के शासन के विरुद्ध है और राइट टू फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। लेकिन इस तरह के मामलों में बहुत स्वाभाविक है कि जनता की भावनाएं बहुत चार्ज होती हैं और हम तत्काल ऐसा कोई कार्य चाहते हैं कि उससे तथाकथित रूप से हमें न्याय उपलब्ध हो जा सके। खैर, तो यह जो हाथरस वाली घटना थी, इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि इस घटना से संबंधित जितने भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं, जो अभियुक्त हैं और जो परिवार के सदस्य हैं उस बालिका के, उन सभी का नार्को परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। यह बात फिर से विवाद में आ गई और उस विवाद के कारण हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि क्या यह अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस पूरी व्यवस्था, इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियतावाद का फिर से एक बार परिचय दिया और स्वतः संज्ञान लेकर एक निर्देश जारी किया वरिष्ठ रजिस्ट्रार को लखनऊ में कि वह एक जनहित याचिका दायर करें और यह उस जनहित याचिका को जो समुचित बेंच है उसके समक्ष प्रस्तुत करें। और उसका नाम रखा गया, या जनहित याचिका जो दायर की जाएगी उस मामले का नाम रखा गया कि इन रेफरेंस राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स और क्रीमेशन। उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन रेफरेंस राइट टू डिसेंट एंड हिंदी में इसको लिखा जाएगा शालीन एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार का अधिकार संदर्भ। तो उच्च न्यायालय के इस दिशा निर्देश पर यह मामला दर्ज किया गया और 12 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें यह कहा कि भले पुलिस ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ऐसा कार्य किया होगा अंतिम संस्कार का, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है, प्राइमा फेसी यह लगता है
कि यह उस बालिका और उसके परिवार के सदस्यों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य प्राधिकारियों से प्रश्न भी पूछे कि क्या वजह ऐसी थी कि आपने परिवार के सदस्यों को उसका शरीर, मृत शरीर नहीं सौंपा और आपको अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता पड़ गई। तो क्या इस अंतिम संस्कार के की स्थिति में उच्च न्यायालय यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या वह शालीन और सम्मानजनक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं था। वॉज इट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स। यही पृष्ठभूमि है जब कि हमने इस टॉपिक को आज चुना है आपके लिए, और हम इसमें अभी जैसे मैंने कहा कि आपको बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ अगर हम इसकी समझ विकसित करते हैं तो वह निश्चित रूप से प्रश्न की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और एक समझ हमारी ऐसे विकसित होगी जो हम इसको आगे कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में आपराधिक न्याय तंत्र पर कई सवाल खड़े किए कि हमारा आपराधिक तंत्र क्या है, कैसे काम करता है, उसमें चुनौतियां कौन सी हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इन सभी बातों पर प्रश्न खड़े हुए इस घटनाक्रम के कारण। इसी पृष्ठभूमि में हम आज की कक्षा को संचालित कर रहे हैं और आपके लिए मैं उस पर विस्तार से उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम इस पर विचार करें तो आपराधिक न्याय तंत्र भारत का कैसा है उस पर हमें हमारी समझ होनी चाहिए। आपराधिक न्याय तंत्र के 4 अवयव होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। पहला होता है विधायन, या इसको कहते हैं लेजिस्लेशन, विधि बनाने की वाली जो प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि विधायन द्वारा हम विधि का निर्माण करते हैं, जो आपराधिक न्याय तंत्र का एक अनिवार्य तत्व है। दूसरा है अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस के द्वारा किया जाएगा किसी भी मामले में। तीसरा है एडजुडिकेशन या अधिनिर्णयन, जो न्यायालय का दायित्व है कि वह विवाद का निपटारा कैसे करेगा और यह ढूंढने की कोशिश करेगा कि वास्तविक अर्थों में वह क्या था। और चौथा है करेक्शन, सुधार, जिसमें कारागृह आते हैं, प्रिजन्स आते हैं, जहां पर हम बंदियों को रखकर उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, उनको दंड देकर वहां रखते हैं। तो कुल मिलाकर आपराधिक न्याय तंत्र के 4 प्रमुख आधार स्तंभों की पहचान की जाती है: विधि, पुलिस, न्यायालय और जेल या कारागार, प्रिजन्स। लॉ, पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स। और 4 जो प्रक्रियाएं हैं वह होंगी लेजिस्लेशन, देन इन्वेस्टिगेशन, देन एडजुडिकेशन एंड देन करेक्शन। यह आपराधिक न्याय तंत्र के अवयव हैं। अब इस न्याय तंत्र का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि अपराध को नियंत्रित करना है, न कि अपराधी को दंडित करना है। दंड देना उसकी प्रक्रिया का एक अवयव हो सकता है, अपराधी को दंड देना उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। अंतिम उद्देश्य है कि अपराध जो समाज में होते हैं वह कैसे नियंत्रित होंगे, वो चाहे अपराधियों को दंड देकर हो या जिस तरीके से भी हो। अंतिम रूप से उसका उद्देश्य होगा कि अपराध नियंत्रण कैसे होगा। दूसरा है कि विधि व्यवस्था जो काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वह कितना ताकतवर है, कितना सुदृढ़ है, यह देखना भी आपराधिक न्याय तंत्र का ही कार्य है, ताकि अपराध होने से ही रोक दिया जाए। और उसमें हमें क्या समझ में आएगा कि अगर कानून है और पुलिस विधि को लागू कराने वाली एजेंसी है, तो पुलिस और इस प्रकार कार्य करे कि विधि व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे और अपराध की आशंकाएं कम से कम हो। तीसरा, अपराधियों को दंड तो मिलता ही है, तो जो अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक भी उस प्रक्रिया के अंदर आएगा। विधि प्रवर्तन उसका एक उद्देश्य है और समाज में विधि व्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित होगी लोगों में, यह भी आपराधिक न्याय तंत्र का उद्देश्य होता है। जब हम बात करें पूरी कुल मिलाकर, अगर हम इसके बाद देखें परिभाषा कि अपराध नियंत्रण तथा अभियुक्त या पीड़ित को न्याय देने वाली एजेंसियों से निर्मित तंत्र को आपराधिक न्याय तंत्र कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब
जब कोई भी तंत्र यह कार्य करेगा कि किस प्रकार जो अभियुक्त है उसके अधिकार और जो पीड़ित है उसके अधिकार, क्या दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन है। राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड राइट ऑफ द विक्टिम मस्ट बी बैलेंस्ड। यह उसका दार्शनिक पक्ष है, फिलोसॉफिकल कंपोनेंट है आपराधिक न्यायतंत्र का, कि हमें यह देखना है, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में अभियुक्त बनाया गया है तो हमने पहले तय कर लिया पूर्वाग्रह के साथ कि वह अपराध उसने किया ही होगा, तो ही हैज टू बी प्रूवन गिल्टी। जब तक उसको दोष सिद्ध नहीं कर दिया गया है तब तक यह मानकर चला जाएगा कि वह व्यक्ति निर्दोष है, तभी हम अभियुक्त के अधिकार पर भी गौर कर सकते हैं। दूसरी ओर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि पीड़ित के अधिकार किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने चाहिए, अन्यथा अन्याय की एक परंपरा विकसित हो जाएगी जो आपराधिक न्यायतंत्र के लिए सबसे हानिकारक सिद्ध होगी। तो जो दार्शनिक आयाम है इस आपराधिक न्यायतंत्र का, वह यह बता रहा है कि अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरा, आपराधिक न्यायतंत्र यह इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि अपराध समाज के विरुद्ध होता है, न कि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध। जैसे अगर जिस मुद्दे को लेकर हमने यह टॉपिक चुना कि एक सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला है, तो क्या हम यह मान लें यह सामूहिक बलात्कार और हत्या एक महिला या एक बालिका पर हुआ है, या यह समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की तरफ इशारा कर रहा है? क्या यह समाज में महिलाओं को असुरक्षित बना रहा है? क्या यह महिलाओं के विरुद्ध अपराध को प्रश्रय देने वाले लोगों को शक्ति दे रहा है? इन बातों की समझ अवश्य होनी चाहिए आपराधिक न्यायतंत्र की एजेंसियों को, ताकि हम अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कर सकें और हम विधि व्यवस्था के प्रति समाज में लोगों को संवेदनशील बना सकें। तो इस न्यायतंत्र का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि अपराध एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, अपराध पूरे समाज के विरुद्ध होता है। लेकिन इसके साथ साथ उसे यह भी ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को हमने अभियुक्त बनाया है उसके अधिकारों का पूर्वाग्रह के आधार पर हनन नहीं होना चाहिए, और साथ ही पीड़ित के अधिकार का भी किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम आपराधिक न्यायतंत्र की समझ विकसित कर सकते हैं। दूसरा है कि भारत में जो आपराधिक न्यायतंत्र है उसके दो स्तर हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए एक तो राज्य स्तरीय है और एक फेडरल है, मतलब संघ के स्तर पर है। तो कानून भी है, पुलिस व्यवस्था भी है, कोर्ट भी है और कारागार भी है, वो राज्य स्तर पर भी है और संघ के स्तर पर भी हैं। इसलिए दोनों ही स्तरों पर ऐसी एजेंसियां काम करती हैं और दोनों ही स्तरों पर ये तय करती हैं कि अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए और किस तरीके से उस पर काम किया जाए। जो परिसंघीय अपराध हो सकते हैं, जैसे मान लिया आतंकवाद है, जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, एक से अधिक राज्यों पर उसका प्रभाव है, उस तरह के जो कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनको हम परिसंघीय स्तर पर ले जा सकते हैं, और जो राज्य स्तरीय पर अपराध होते हैं उनको हम वहां ले जा सकते हैं। ये उसके स्तर हैं दो भारत में आपराधिक न्यायतंत्र की। तीसरा है कि पुलिस की जांच या अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन के समक्ष पुलिस को क्या चुनौतियां आती हैं। सबसे पहला है कि पुलिस पर राजनीतिक प्रशासनिक दबाव है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव। एक पुरानी बात है हालांकि, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 1970 के दशक में पुलिस आयोग ने यह कहा था कि जब पुलिस पर राजनीतिक दबाव पड़ता है तो उसका मनोबल टूटता है, इसलिए जांच की प्रक्रिया बाधित होती है और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो राजनीतिक प्रशासनिक दबाव पुलिस के सामने बहुत गंभीर चुनौती है उसको निष्पक्ष बनाए रखने की, पहला। दूसरा है कि पुलिस पब्लिक संबंध की सुदृढ़ता बहुत कम है। पुलिस पर या तो हमारा भरोसा नहीं है या पुलिस का हम पर भरोसा नहीं है, या हम पुलिस से सुरक्षित महसूस करने की बजाय डरते हैं।
ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि अगर हमारे सामने, जनता के सामने कोई अपराध हो रहा है तो वह एक सशक्त नागरिक या जिम्मेदार नागरिक की भांति पुलिस को वो सारी सूचनाएं दे जो उस मामले से संबंधित थीं, तो पुलिस को कार्य करने में सरलता होगी, आसानी होगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि अगर मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस मुझे ही परेशान करेगी। तो एक दूरी, पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी बनी हुई है, वह दूरी पुलिस को कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न करती है और उसके समक्ष कई तरह के व्यवधान लाती है, और यह एक गंभीर चुनौती बनकर सामने खड़ी है पुलिस जांच के समक्ष। तीसरा है साक्ष्यों का प्रतिकूल व्यवहार, हॉस्टिलिटी ऑफ द विटनेसेस। कि साक्षी जो है, जो विटनेस है, वह पुलिस के सामने डर कर तो उसने कह दिया कुछ, लेकिन जब वो न्यायालय में जाएगा तो उसने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो उसका व्यवहार प्रतिकूल हो जाता है। और पुलिस जिस ताकत के साथ न्यायालय में उसे प्रस्तुत करना चाहती है प्रोसिक्यूट करने के दौरान, अभियोजन के दौरान, वहां पर वह उसकी ताकत कमजोर हो जाती है हॉस्टिलिटी के कारण। इसके अलावा पुलिस पर अत्यधिक कार्यबोझ है, और वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से, स्थिति क्या है हमारी आपराधिक न्यायतंत्र की, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस पर कार्यबोझ बहुत होने के कारण जांच की प्रक्रिया बाधित होती है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने और अन्वेषण करने, मतलब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इन्वेस्टिगेट, ये दो अलग अलग कार्य हैं। लेकिन अभी की स्थिति यह है हमारे आपराधिक न्यायतंत्र में कि ये दोनों कार्य एक ही साथ होते हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा। इसको पृथक करने की आवश्यकता है। अगर आपको याद होगा तो पुलिस सुधारों पर एक समिति गठित हुई थी 2003 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, मालिमत कमेटी। तो मालिमत समिति ने यह सुझाव दिया था कि विधि व्यवस्था और अन्वेषण के कार्यों को पृथक किया जाना चाहिए। तो उसका प्रतिकरण नहीं होना भी उसकी एक चुनौती है। और टेक्नोलॉजिकल जो इनएडिक्वेसी है, प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता भी कई जगहों पर होती है, छोटे स्थानों पर खास तौर से, तो वहां पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण चुनौतियां पुलिस के सामने मौजूद हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपराधिक न्यायतंत्र में जो विधि व्यवस्था बनाए रखने वाला जो कार्य है, जो अपराध नियंत्रण करने वाला जो कार्य है, जो यह सिद्धांत है कि अपराध समाज के विरुद्ध होता है और व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, केवल जो यह कार्य है कि अभियुक्त के अधिकार और पीड़ित के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए, ये सभी कार्य उस समय प्रभावित होते हुए प्रतीत होते हैं जब पुलिस सही निष्पक्ष तरीके से या तो जांच नहीं कर पाती, या हमें लगता है कि उसने निष्पक्षता के साथ जांच नहीं की है, और उसके पीछे ऐसी चुनौतियां सबसे बड़े कारणों में से एक मानी जा सकती हैं। इसके पहले हम एक और बात कर लें कि जो हमारा आपराधिक न्यायतंत्र है, उसमें जो कानून हैं हमारे, वो कानून कौन से हैं। तो भारत में जो अपराध विधियां हैं, उनमें सबसे पहली है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, जो करती क्या है, जो यह बताती है कि अपराध क्या होता है और उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। इसको कहते हैं सैद्धांतिक विधि है, सब्सटैंटिव लॉ है, यह भारत के अपराध विधि का सब्सटैंटिव पार्ट है यह। इसके बाद है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, शॉर्ट में लिखते हैं CRPC 1973। नाम ही से पता चल रहा है कि यह प्रक्रियाओं का उल्लेख करने वाली विधि है।
तीसरा जो है वह है साक्ष्य कानून। एविडेंस एक्ट 1872 जो साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेगा। ये दो तो इसके आधार स्तंभ हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता। एविडेंस जो एक्ट है वही साक्ष्यों का आकलन करेगा कि कौन से साक्ष्य न्यायालय में रखे जाने चाहिए, कौन से साक्ष्य न्यायालय में स्वीकार्य हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते उनको कैसे बाहर किया जाएगा, उसकी चर्चा करेगा। जो भारतीय दंड संहिता थी, इसके बनाने की जो सिफारिश थी वह की थी 1834 में गठित पहले विधि आयोग ने, जो गठित हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। चार्टर एक्ट 1833 के तहत एक विधि आयोग का प्रावधान था। जब 1834 में उस विधि आयोग का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले, और उसी विधि आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत में एक दंड संहिता का निर्माण होना चाहिए और दंड संहिता उस तरीके से बनाई गई। तो आईपीसी वाज रिकमेंडेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। इसके अलावा इन तीन कानूनों के अलावा कई ऐसे कानून हैं जो दंड का प्रावधान करते हैं, जो आपराधिक न्याय तंत्र को समर्थन देते हैं। जैसे आपने सुना होगा पॉक्सो एक्ट अभी एक आया है, 2012 का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 उसका नाम है। इसके अलावा आयुध अधिनियम है, आर्म्स एक्ट 1959, उसके तहत भी दंड का प्रावधान है। इसके बाद है किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो पहले 2000 का था, जिसको हमने 2015 में एक नए कानून से प्रतिस्थापित किया, और उसमें यह कहा कि जो जघन्य अपराध है उसमें किशोर की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। तो सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं कि हमने जो अभी तक देखा वो यह है कि आपराधिक न्याय तंत्र के अवयव क्या होते हैं। मैं उसकी समीक्षा कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि सबसे पहली बात हमने यह कही कि राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत भारत का जो आपराधिक न्याय तंत्र है उसके 4 आधार स्तंभ हैं। सबसे पहला है विधि, दूसरा है पुलिस, तीसरा है न्यायालय और चौथा है जेल या कारागार। दूसरी बात हमने कही कि आपराधिक न्याय तंत्र में जो उसका सिद्धांत है वह सिद्धांत यह कहता है कि अपराध समाज के विरुद्ध होता है, न कि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध। तीसरा, उसका जो दार्शनिक आयाम है वह यह कहता है कि अपराध अगर कभी सामने आता है तो अभियुक्त के अधिकार और पीड़ित के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका उद्देश्य यह है कि वह अपराध को कैसे नियंत्रित करे, अपराध होने से कैसे रोके, कैसे अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों का संतुलन बनाए, कैसे विधि व्यवस्था बनाए रखे, उसकी सुदृढ़ता बनाए रखे, कैसे लोगों को समाज में विधि व्यवस्था के प्रति संवेदनशील बनाए, यह उस आपराधिक न्याय तंत्र का उद्देश्य है। इसके बाद हमने अभी चर्चा की कि हमारे अपराध विधि के तहत 3 बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हमारे दंड संहिता है 1860 की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता है 1973 की, और जो पुरानी थी वो 1860 की ही थी, 1861 से बनाई गई थी। नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता 73 में बनाई हमने, और साक्ष्य कानून 1872 है। इसके अलावा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो जिसको कहते हैं, पॉक्सो कानून 2012 है। आयुध अधिनियम 1959, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जो अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने वाला जो कानून है वह। ऐसे बहुत सारी विधियां इन अपराध विधि के समर्थन में कार्य करती हैं भारत में, जो आपराधिक न्याय तंत्र को समर्थन दे रही हैं। अब अगर हम आज की स्थिति आपराधिक न्याय तंत्र की देखें तो हमारे सामने चुनौतीपूर्ण एक स्थिति उभर कर आती है। कैसे? कि जब विधि, हम अगर बात करें, विधि, पुलिस, न्यायालय, जेल, यही 4 अवयव हैं उसके। विधि की बात करें अगर, तो भारत की जो विधि प्रणाली है
उसमें अधिकांश विधियां औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई गई अंग्रेजों द्वारा। तो स्वाभाविक रूप से बदलती हुई परिस्थितियों में बहुत सारी विधियों का जो प्रासंगिकता थी वो धीरे धीरे घटती गई या समाप्त हो गई। उन विधियों की पहचान करना विधि सुधारों का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव रहा है भारत में। मौजूदा जो सरकार है संघ की, इसने अपने पहले टर्म से लेकर अभी तक में लगभग 1500 से अधिक औपनिवेशिक विधियों का निरस्तीकरण किया है जो अप्रासंगिक हो गई थी। मोर देन 1500 लॉज हैव बीन रिपील्ड बिकॉज ऑफ देयर बीइंग ऑब्सोलीट। वो अप्रासंगिक हो गई या फिर उनमें औपनिवेशिक मानसिकता इतनी थी कि वह ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो हमने विधिक सुधारों को आगे बढ़ाया है और आपराधिक न्यायतंत्र को सुदृढ़ता देने के क्रम में हमने उन विधियों को जो औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित रही हैं या जो आज की परिस्थिति में अप्रासंगिक हो गई हैं, उनको हमने निरस्त किया है और हम ऐसी विधियों को ढूंढ रहे हैं, उनमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है, नई विधियों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे भी उदाहरण दिया मैंने आपको पॉक्सो एक्ट का या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो हमने कहा किशोर न्याय अधिनियम की नई परिस्थिति आ गई कि कौन किशोर कहा जाएगा। तो अगर जघन्य अपराध है, बलात्कार हत्या जैसे अपराध है, तो 18 वर्ष की आयु के बजाय 16 वर्ष की आयु जो होगी उसको तय किया आपने किशोर के लिए। तो एक तो विधि का पक्ष वह है। दूसरा जो एस्पेक्ट है आपराधिक न्यायतंत्र का वह पुलिस है, जिसके लिए पुलिस अधिनियम 1861 कार्य करता है, पुलिस एक्ट 1861। अब ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि जब पुलिस कानून बनाया गया था तो वह पुलिस किस रूप में कार्य कर रही थी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इसको कि 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत जब पुलिस कार्य करना आरंभ किया पुलिस ने औपनिवेशिक शासन में, तो उसका एक बहुत बड़ा आयाम यह था कि वह भारतीयों पर नियंत्रण रखे, भारतीयों को दंडित करे, भारतीयों पर अपना प्राधिकार दर्शाए। तो वह स्टेट पुलिस की तरह कार्य कर रही थी, राज्य की पुलिस थी वह। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतंत्र को बहुत अधिक महत्व दिया तो यह आवश्यकता होने लग गई है, और जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, यह आवश्यकता उत्पन्न हो गई है कि पुलिस जो है वह स्टेट पुलिस नहीं होकर पीपल्स पुलिस बने, जनता की सेवा के लिए पुलिस कार्य करे, न कि राज्य की पुलिस के तौर पर। इसका अर्थ हुआ कि उसके ओरिएंटेशन में बदलाव की जरूरत है, उसकी मानसिकता बदलनी चाहिए। इसलिए हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पुलिस पब्लिक रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। हमने बहुत सारे काम किए हैं, हमने सोशल पुलिसिंग की है, कम्युनिटी पुलिसिंग की है, सिविल डिफेंस जैसे बात की है, हमने काम आरंभ किया है उस दिशा में, उससे लाभ भी हुए हैं भारत को। तो आज के समय में पुलिस का जो प्रशासन है उसकी छवि जो हम जैसे नागरिकों के पास है वह डराती है। उस डर को समाप्त करके परस्पर सहयोग की भावना पुलिस के अंदर लाने की आवश्यकता है। यह सुधार की जरूरत है पुलिस में, जो आपराधिक न्यायतंत्र को बहुत संवेदनशील बनाने में सहायता करेगा। एक तो यह। दूसरा, अगर आंकड़ा देखें तो प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर भारत में जो पुलिस पर्सनल हैं वो 144 हैं। प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 144 पुलिस के कर्मचारी काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यह कहता है कि इनकी संख्या कम से कम 222 होनी चाहिए। प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या 222 होनी चाहिए। भारत में 144 है, कम है यह माना जाएगा। तीसरा जो अवयव है आपराधिक न्यायतंत्र का वह न्यायालय है, जिसमें आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि जिला स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जितने भी न्यायालय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। 3.5 करोड़, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे सामने। और
अगर हम एक सरकार के दस्तावेज को यहां संदर्भित करूं मैं, आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा 2018-19 ने यह लिखा कि आगामी 5 वर्षों में इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए भारत को कम से कम 8,500 न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। तो न्यायालय की स्थिति यह है कि न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अत्यधिक है, न्यायाधीशों की संख्या कम है और ऐसी स्थिति में न्यायतंत्र निश्चित रूप से बाधित होता ही है और न्याय विलंबित होता है और कई बार ऐसा होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम ये मानते हैं कि अगर न्याय में विलंब हो रहा है तो न्याय नहीं मिला, अन्याय हो गया। एक ताजा आंकड़ा सरकार का यह कह रहा है कि जो न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात है भारत में, जज पॉपुलेशन रेशो जो भारत में है वह 19.49 है प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर। 2019 तक का फिगर है यह कि 19.49 जजेस आर वर्किंग फॉर एवरी 10 लाख पॉपुलेशन इन इंडिया, जो कम से कम 50 होना चाहिए था प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर। तो लगभग 20 के बराबर है। तो यहां भी 30 न्यायाधीशों की कमी है प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर। यह जो स्थिति है कानून की, पुलिस की और न्यायालय की। अब अगर हम बात करें जेलों की, कारागारों की, तो लगभग 1,387 कारागार भारत में हैं, स्थापित हैं, जिनका जो कैदियों की जो संख्या है, ऑक्यूपेंसी जो है, उसमें जो निवास करने वाले की जो औसत है वह 117% है। मीन्स दे आर ओवर क्राउडेड। वहां पर अमानवीय दशाएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि उनकी क्षमता से ज्यादा बंदी वहां पर रखे गए हैं भारतीय जेलों में। जिसका कारण क्या है कि 70% उसमें ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी केस के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि 3.5 करोड़ केसेस लंबित हैं विभिन्न स्तरों पर, इसलिए उनको हमने रखा है जेलों में, इसलिए वो कारागारों में, इसलिए ऑक्यूपेंसी की जो एवरेज दर है वो 117% हो गई है और यह अमानवीय दशाएं उत्पन्न करा रही है। तो कुल मिलाकर चाहे विधि की बात करें, पुलिस की बात करें, न्यायालय की बात करें या जेलों की बात करें, भारत के आपराधिक न्यायतंत्र के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां विद्यमान है। अब ऐसी स्थिति में इसकी समझ इसलिए आवश्यक है कि जब हम नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जिसकी भी बात करें, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है। वह न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है या नहीं, न्यायालय उस पर अपने किस तरह के विचार रखता है, इनकी समझ तभी होगी जब हम आपराधिक न्यायतंत्र की एक पृष्ठभूमि अपने पास रखेंगे। इसलिए मैंने इस पर आपके लिए चर्चा की है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपराधिक न्यायतंत्र में कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। अब हम बात कर रहे हैं उसके दूसरे आयाम की, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि ये जो परीक्षण है, इन परीक्षणों का सामूहिक नाम है डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक्स। छल की जांच करने वाली साधारण भाषा में इसको कहेंगे कि कोई व्यक्ति छल कर रहा है, उसकी खोज कर लेनी है। वो तकनीकें हैं जिसमें 3 तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है नार्को टेस्ट, दूसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्शन कहते हैं इसको, झूठ पकड़ने वाला, झूठ की जांच करने वाला, सत्यता का परीक्षण करने वाला, और तीसरा है ब्रेन मैपिंग
अथवा कई बार कहा जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, अथवा एक और नाम लिख रहा हूं मैं, BEAP, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट। ये हो गया बीप, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण हैं जो आज की चर्चा के विषय हैं। तो इनका हमें थोड़ा सा वैज्ञानिक पक्ष समझने की जरूरत है कि आखिर नार्को परीक्षण क्या होता है, पॉलीग्राफ क्या होता है और ब्रेन मैपिंग क्या होती है। थोड़ी सी वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष समझ लें, उसके बाद फिर हम उसके संवैधानिक मुद्दों पर आएंगे जो हमारी मूल विषय वस्तु है। तो नार्को विश्लेषण की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कि नार्को टेस्ट जो है एक ऐसा परीक्षण है जिसमें 2 बातें आती हैं सामने। वो क्या है? पहली है कि नार्को परीक्षण बार्बिटूरेट नामक एक दवा या रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की कही गई बात की सत्यता का परीक्षण होता है। बार्बिटूरेट जो दवा है, जो रासायनिक पदार्थ है, उसकी समझ भी हमें होगी। जैसे एक उदाहरण यहां लिखा है, सोडियम पेंटोथाल। तो बार्बिटूरेट एक ऐसा पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है और एक पदार्थ होता है रासायनिक जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्र संचारी। तंत्र संचारी जो होते हैं जो संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, आवेगों को, इंपल्स को। तो एक ऐसी दवा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर रही है, और वो कार्य क्या है कि उसको डिप्रेस करती है, अवसाद के दिशा में ले जाती है। क्यों? चूंकि जो तंत्र संचारी है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारे आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसके ट्रांसमिशन की दर धीमी कर दी गई, उसको प्रतिकूल तरीके से प्रभावित कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सिग्नल्स है, जो इंपल्स है, उसकी गति धीमी हो गई। तो धीमी हो गई तो हमारे शरीर में जो संकेत, जो आवेग देता है मस्तिष्क, वह उसके पहुंचने की दर भी धीमी हो गई। अब ऐसी स्थिति में हमारा रक्तचाप, हमारी हृदय गति कम हो जाएगी। या एक सामान्य भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पदार्थ है, जो बार्बिटूरेट है, सोडियम पेंटोथाइल जैसा, एमाइटल होता है, फेनोबार्बिटल है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बार्बिटूरेट की तरह काम कर रहे हैं या बार्बिटूरेट हैं। तो उनके द्वारा शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह एक विशेष प्रकार के तंत्र संचारी को प्रभावित करता है और जिसके फलस्वरूप हृदय गति, रक्तचाप आदि धीमे हो जाते हैं, उसकी दर कम हो जाती है। और वह जो तंत्र संचारी है, वह तंत्र संचारी यहां लिखा है मैंने गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा नामक एक तंत्र संचारी है। तंत्र संचारी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे पार्किंसन रोग सुना होगा तो उसमें एक तंत्र संचारी होता है डोपामाइन। तो यह भी एक तंत्र संचारी है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो सबसे पहला चीज क्या हुई? पहली कि बार्बिटूरेट जैसे सोडियम पेंटोथाइल दिया हमने व्यक्ति को जो अभियुक्त है, उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अवनमन हो गया, डिप्रेशन हो गया उसका। क्यों? चूंकि गाबा पर प्रभाव पड़ गया, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड नामक तंत्र संचारी पर प्रभाव पड़ गया, जिससे जो संचार की दर है, आवेगों के संचार की जो दर है, वो धीमी हो गई है, जिसके फलस्वरूप
हृदय गति, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट तीनों कम हो गई हैं, जिसके कारण निद्राजनक स्थिति में आ गया, वो सीडेशन के कंडीशन में आ गया, निद्रा की अवस्था आ गई। और उस निद्रा की अर्थ अवस्था में आकर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि उसका जो इनहिबिशन है, उस इनहिबिशन को हमने रोक दिया है। वह इनहिबिशन क्या है? इनहिबिशन कहते हैं किसी चीज, अवरोध है वह, अंतर बाधा, अपने अंदर वह बाधा है। वो कैसे? कि व्यक्ति चेतन या अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, किसी भी मानसिक अवस्था में उसकी अनिच्छा है कि मैं यह बात नहीं कहूं। वह अनिच्छा जाहिर करता है कई बार, चाहे वो चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो। तो चेतन या अचेतन अवस्था में किसी बात को कहने, अपने व्यवहार को नहीं दर्शाने, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं करने वाली जो इच्छा है, या उसकी जो यह अनिच्छा है कि मैं नहीं करूं ऐसा, उस अनिच्छा को घटा देगा वह। तो जब वह अनिच्छा घट जाएगी तो वह अपनी बात अभिव्यक्त करेगा। फिर से सबसे पहला चरण क्या है कि नार्को परीक्षण एक जैविक कार्य भी है, गतिविधि भी है, क्रिया भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। इज ए साइकोबायोलॉजिकल। तो इसमें हम उस व्यक्ति को जिसका नार्को परीक्षण करना है, उसको एक दवा देते हैं जिसका जो सामूहिक रूप से उसको कहते हैं बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट ऐसी दवाएं हैं जो मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं और गाबा नामक तंत्र संचारी को प्रभावित करती हैं प्रतिकूल तरीके से, और जिसके फलस्वरूप तंत्र संचारी के कमी होने के कारण जो आवेगों के संचार की दर है वह घट जाती है, और गाबा कहते हैं गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड को। तो सबसे पहले हमने किया क्या है कि व्यक्ति को सोडियम पेंटोथायल जैसी दवा बार्बिटूरेट उसको दी है, जिसके चलते उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का डिप्रेशन हो गया है, अवनमन हो गया है। और उसके पीछे वजह यह है कि गाबा पर प्रभाव पड़ गया है, और उस गाबा के प्रभाव के कारण उस व्यक्ति की हृदय गति, उसका रक्तचाप और उसके श्वसन की दर कम हो गई है, जिससे वह एक निद्राजनक स्थिति में आ गया है। इस निद्राजनक स्थिति में आने के कारण जो उसकी अंतर बाधा है, जो उसकी अनिच्छा है कि मैं यह बात नहीं कहूं, वह अनिच्छा दब जा रही है, जिसके कारण जो पुलिस ने पूछा वह उसकी अभिव्यक्ति करेगा। और चूंकि वह अनिच्छा दब गई है, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि जो उसने कहा वह सत्य होना चाहिए यथासंभव। तो इस आधार पर हम नार्को परीक्षण को समझ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा परीक्षण है वह है पॉलीग्राफ टेस्ट का, जो लाई डिटेक्टर है, झूठ कैसे बोला जा रहा है या नहीं यह देखना है। यह भी एक मनोजैविक पद्धति है, यह लिखा है अन्वेषण की एक मनोजैविक पद्धति है, साइकोबायोलॉजिकल, जिसमें कहा गया है कि यंत्र द्वारा स्वचालित तंत्रिका तंत्र की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसके कई रूप हैं। जैसे एक कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और एक कहा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे हमने कहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क है और स्नायु रज्जु है। जो पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, उसमें क्रैनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, कपाली तंत्रिकाएं सुना होगा, या स्नायु तंत्रिकाएं हैं। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। तो कई तरह के नर्वस सिस्टम काम करते हैं मानव शरीर में। तो अभी जो हमने कहा बार्बिटूरेट में, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। यहाँ जो बात है वह प्रभाव नहीं है, यहाँ हम शरीर में जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो स्वचालित है, जो हमारे रेस्पिरेशन की दर को, हमारे स्टमक के कार्यों को, हमारे पलक के गिरने उठने को, ये सब जो
कार्य है जो स्वचालित हैं, जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं है, उस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो गतिविधियां शरीर में संचालित हो रही हैं, उन गतिविधियों में से कुछ का अध्ययन करेंगे हम। जैसे एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, थोरैसिक रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, मस्कुलर प्रेशर, स्किन टेम्परेचर, इस तरह से उसका अध्ययन करने वाला एक यंत्र हम यूज करेंगे इस लाई डिटेक्शन में, पहला। इसके बाद है कि जो हमने अध्ययन किया उसको कंप्यूटरीकृत विश्लेषण करेंगे उसका, और तब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि वह व्यक्ति सही बोल रहा था या झूठ। तो लाई डिटेक्शन के पीछे तर्क यह कह रहा है कि यहां आपके सामने यह है, इसमें लाई डिटेक्टर का एक चित्र है आपके लिए, कि व्यक्ति को हमने जोड़ा है इस तरीके से तारों से, और शरीर में इसके साथ अटैच किए हैं हमने बहुत सारे यंत्र को जोड़ा। कंप्यूटर विश्लेषण कर रहा है जो परीक्षक है वह, और उसको हमने वह सूचना दी है, प्रश्न पूछा उससे कि क्या आप इस जगह मौजूद थे, क्या आप उस हत्या जिस रात को हुई, रात के 9 बजे हत्या हुई, क्या आप वहां 9 बजे वहां मौजूद थे। अब वह व्यक्ति जो बात कहेगा यस और नो, तो उसके जो बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं स्वचालित तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों से, उन गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस करके उसको हम निष्कर्ष की तरफ ले जा रहे हैं कि वह व्यक्ति सही कह रहा था या झूठ। यह तरीका है, यह एक जनरल प्रोसेस है लाई डिटेक्शन का। हमें कुछ बातों की समझ होनी चाहिए। यहाँ जो शब्द हैं बहुत वैज्ञानिकता की तरफ तो नहीं जा सकते, थोड़ी बहुत समझ हमारी होनी चाहिए कि जैसे एक तो समझ यह होनी चाहिए कि स्वचालित तंत्रिका तंत्र हमारा काम कर रहा है, उस पर उसकी विल पावर का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वह जो बात कहेगा वह सत्य होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं हम। अगर विल पावर का कंट्रोल होता तो वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक परीक्षण तो था नार्को एनालिसिस, जिसमें हमने उसकी अनिच्छाही दवा दी और उसने जो अभिव्यक्त किया वो हमने माना कि यह सही होगा। यहां पर जिस तरह की गतिविधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं उस पर उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति का कोई जोर नहीं है, वह स्वचालित तंत्रिका तंत्र से संचालित है, इसलिए भी वह जो बोलेगा हम ऐसा मान सकते हैं कि वह सत्य बोल रहा होगा, हालांकि ऐसा सदैव नहीं होता। तो उस कंप्यूटरीकृत विश्लेषण के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालेंगे और उसकी सत्यता का परीक्षण करेंगे। यह जो पूरी प्रक्रिया है पॉलीग्राफ टेस्ट की, यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है। यहां आपके लिए एक स्लाइड मैंने रखी है जो आपको बता रहा है कि हमने सेंसर्स लगाए हैं व्यक्ति में और व्यक्ति को जोड़ा है कंप्यूटर से। उन्हीं सेंसर्स के जरिए जो गतिविधियां हो रही हैं उनको हम कंप्यूटर से उसका अध्ययन कर रहे हैं। यह एक सिंपल प्रतीकात्मक है। चरण जो इस प्रक्रिया के हैं, 3 चरण हैं। एक को कहते हैं प्री टेस्ट, एक को कहते हैं चार्ट कलेक्शन और एक को कहते हैं डेटा एनालिसिस। प्री टेस्ट में बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया है मैंने आपके लिए यहां कि परीक्षक द्वारा व्यक्ति को टेस्ट की विस्तृत जानकारी तथा उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। उसको उस व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि लाई डिटेक्शन में या पॉलीग्राफी में आपके साथ हम क्या करने वाले हैं। हम आपसे ऐसा प्रश्न पूछेंगे, आपको यह उत्तर देना है जिससे यह पता चलेगा कि आपने झूठ कहा है कि सही कहा है। अगर वह व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के बारे में, तो यह उसका अधिकार है कि वह पूछ सकता है और परीक्षक का दायित्व है कि वह उसके हर ऐसे प्रश्न का उत्तर दे जो उस परीक्षण से संबंधित है। यह पहला चरण है। अगर उसने यह सिद्ध किया कि मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं थी, तो वह उसके अधिकार के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा सकता है। दूसरा है चार्ट संग्रहण या चार्ट कलेक्शन, कि वह है कि परीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान ग्राफ का संग्रहण करना है। जो भी तरीका हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं उससे निकलने वाले फीचर्स को हमने रिकॉर्ड किया और हमने कंप्यूटर से उसका विश्लेषण कराया है। यह दूसरा चरण है चार्ट कलेक्शन का। और तीसरा है डेटा विश्लेषण का, जो सूचनाओं का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालेगा कि उस व्यक्ति ने जो कहा वो सत्य था या असत्य था। यह दूसरा परीक्षण है पॉलीग्राफ का, जो हम इस आधार पर देख सकते हैं। इसके बाद है तीसरा जो परीक्षण है वह है ब्रेन मैपिंग
या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट। यहां लिखा एक सिद्धांत है कि चिर परिचित आवेगों के प्रभाव में आने पर मस्तिष्क के निश्चित तरंगीय पैटर्न मस्तिष्क करता है, जो अनवरत या संज्ञानात्मक परिवर्तनों को अभिव्यक्त करता है। इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे कि जब हम, सिद्धांत यह कह रहा है कि जो मानव मस्तिष्क है उसको जब चिर परिचित कोई संवेग दिया जाएगा, इंपल्स, कोई उसको स्टिमुलस दिया जाए कि जिससे वह चिर परिचित है, तो एक खास तरह का जो मस्तिष्क में तरंग उत्पन्न होती है, उस तरंग के उत्पन्न होने के बाद अगर हम उस तरंग का अध्ययन करें तो हम उस व्यक्ति की सोच तक पहुंच सकते हैं। एक साधारण अर्थों में उसको ऐसे समझ सकते हैं। वह पैटर्न क्या बताएगा? तरंग का पैटर्न या तो वह संज्ञानात्मक है, कॉग्निशन है, उसका क्या सोच रहा है वह, या स्पॉन्टेनिटी है, उसमें अनवरत वो निकल रहा है तरंग। तो अगर वो संज्ञानात्मक है, उसकी सोच उसके विचारों में है, तो हम उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई बातों को जोड़ सकते हैं उसके उस तरंग के पैटर्न से। फिर से बता रहा हूं आपको यह कि मानव मस्तिष्क की एक खासियत है कि अगर कोई चिर परिचित चीज उसके सामने रखी जाएगी तो मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के तरंग का पैटर्न उत्पन्न होता है, एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। अगर हम उस तरंग को, उसका अध्ययन करें तो उस तरंग से हम उस व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंच सकते हैं, उसका विश्लेषण करके। क्यों? क्योंकि एक खास समय में एक खास परिचित चीज के आगे ही वह तरंग उत्पन्न हो रही है। जैसे P300 नाम है उस तरंग का, मान लें यहां एक स्ट्रक्चर लिखा है मस्तिष्क का, पैराइटल, यहीं से इसी लोब से तरंग उत्पन्न होती है। ये ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के कुछ चित्र हैं आपके लिए। ये तरंग का पैटर्न है, ऐसे ऐसे तरंग बाहर आ रही है, इससे निकल रही है। कि अगर हम किसी खास चीज को उसके सामने रखते हैं, मान लिया पुलिस को यह शक है कि अमुक व्यक्ति ने हत्या की है और वह हत्या चाकू से की गई है, तो पुलिस उस व्यक्ति के सामने एक चाकू का चित्र रखे या किसी व्यक्ति को एक ऐसा ड्रामेटिक सीन क्रिएट करे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है। अगर उस व्यक्ति का संबंध उस घटना से है, उस तरह की घटना से, तो हो सकता है खास तरह का तरंगीय पैटर्न उत्पन्न हो और वह हो P300 वेव्स बाहर आए। कुछ समय के बाद फिर से उस चित्र को हमने सामने रखा और फिर P300 वेव्स उसकी उत्पन्न हो गई, उत्सर्जित हो गई। तो हम एक अध्ययन ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का संबंध उस घटना से या उस तरह की घटना से रहा होगा। ऐसे बहुत सारे आवेगों को सामने रखकर, बहुत सारे चित्र, आवाज, ऐसी बहुत सारी चीजों को सामने रखकर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मस्तिष्क से एक खास तरह का तरंगीय पैटर्न उत्पन्न हो रहा है, जो P300 तरंग है मस्तिष्क का, इसलिए हम उसको P300 टेस्ट भी कहते हैं, वेव्स टेस्ट भी कहते हैं। तो वो एक खास तरह का तरंगीय पैटर्न उत्पन्न हो रहा है उन चिर परिचित चीजों को देखते हुए। ऐसी स्थिति में हम उसकी संज्ञानात्मक क्षमता को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वह व्यक्ति उस तरह की घटना से उसका संबंध रहा होगा, और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह किस तरीके से वह उस घटना को समझ सकता है या क्या उसकी समझ ऐसी हुई है। वही बात यहां कही जा रही है। मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की समग्र गतिविधियों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन, जिसके लिए इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। अभी हमने देखा है यहां इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं मस्तिष्क में। उन्हीं इलेक्ट्रोड्स के सहारे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का अध्ययन करते हैं उसका, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के आधार पर एक खास तरह के ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, और उस ब्रेन वेव के रिकॉर्ड करने के बाद हम उसके एनालिसिस करके यह देखते हैं कि उसके संज्ञान में वह चीज शामिल हो सकती है अथवा नहीं। यह हमारे ब्रेन मैपिंग का
या ब्रेन इलेक्ट्रिकल जो एक्टिवेशन है वह है। इसमें एक और वैज्ञानिक बात यह आ रही है, यहां देखें हम लोग कि स्टिमुली हमने दिया, उसको इलेक्ट्रोड लगाया है, विद्युत आवेग दिया है व्यक्ति को, और हमने उसको उस कंडीशन में रखा है। अब जो न्यूरोफिजियोलॉजी है, उसके जो स्नायु के कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन हुआ इस इलेक्ट्रोड की वजह से, और P300 तरंगों का उत्सर्जन हुआ, जिसका हमने कंप्यूटरीकृत विश्लेषण करके एक पैटर्न देखा। पैटर्न में 3 कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मान लिया एक कलर है रेड, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। वैज्ञानिक यह कह रहा है कि अगर लाल और की जो पैटर्न है वह ज्यादा स्पष्ट है, इसका मतलब है कि ऐसी सूचनाएं हैं जो व्यक्ति की स्मृति में हो सकती हैं। नीला अगर है इसका मतलब है कि वह स्मृति में है, और हरा अगर है तो इसका मतलब है कि वह स्मृति में नहीं है। इस आधार पर हम उसके प्रोफाइल का अध्ययन कर सकते हैं कि इफ वी गेट द रेड पैटर्न देन वी से कि उसके पास ऐसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वह उसके संज्ञान में हो सकता है। अगर ब्लू है तो ये मान के चलेंगे कि उसके संज्ञान में था, वो है, वो जानता है इस चीज से संबंधित। और अगर वो ग्रीन है तो हमने मान लिया कि उसके संज्ञान में वह चीज नहीं थी। इस आधार पर हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड का अध्ययन करके और हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। जब हमने नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कर लिया और हमने एक निष्कर्ष निकाला कि अमुक व्यक्ति सही या गलत बोल रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन तकनीकों की क्या भूमिका है। तो मान लिया हमने कहा ब्रेन मैपिंग करके कि अमुक व्यक्ति के संज्ञान में यह है कि उस व्यक्ति की हत्या चाकू से हुई है, और अब पुलिस का यह कार्य है जांच के दौरान कि अब यह इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वह चाकू वाकई मिल सकता है एज एन एविडेंस। उसी तरीके से उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में यदि कहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया था और यह मैंने ही मारा था और यहां मैंने चाकू छुपा कर रख दिया है, अगर नार्को परीक्षण में या पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने यह बताया तो पुलिस उसको ढूंढ सकती है, और उसको ढूंढकर अगर वो प्राप्त हो जाए तो उसको साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। या आगे चर्चा करता हूं। इसका अर्थ है कि इन तकनीकों को इन्वेस्टिगेशन का एक एस्पेक्ट मानकर पुलिस फिर आगे अपने इन्वेस्टिगेशन में एक दिशा उसको मिल जाएगी, और उस दिशा के आधार पर पुलिस की जो जांच है वह थोड़ी आसान होगी पुलिस के लिए, या इन तीनों में से किसी भी तकनीक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भूमिका के तौर पर हम देख सकते हैं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि जो इसका अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली के साथ संबंध है वो क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली में सबसे पहले हमने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 इसका आधार स्तंभ होता है, आधार स्तंभ है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली का। 10 दिसंबर 1948 को इसका अनुमोदन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और इसमें मानवीय गरिमा और मौलिक स्वतंत्रताओं की विस्तृत चर्चा है। लिखा है मौलिक स्वतंत्रताएं व व्यक्ति की सहमति और गरिमा के संरक्षण का एक प्रमुख दस्तावेज है, ऐसा कहें कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है विश्व स्तर पर। यह जो यूडीएचआर है जिसका अनुच्छेद 12 यह कहता है कि व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए पर्सन शैल नॉट बी इंटरफेयर्ड। अनुच्छेद 12 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12 में यह उल्लेख है कि व्यक्ति की निजता सुरक्षित होनी चाहिए और उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक और दस्तावेज है 2005 का जिसको कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, जैव नैतिकता पर एवं मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र। फिर से नाम ले रहा हूं, जैव नैतिकता एवं मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र 2005, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005।
जिसके अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 के तहत यह कहा गया कि कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहमति किसी व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और कंसेंट एक्सप्रेस होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं, स्पष्ट होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, अंतर्निहित नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं कहा तो मैंने मान लिया कि सहमति है। उसने कहा कि क्या आप नार्को परीक्षण कराएंगे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं स्थिर खड़ा रह गया, तो मैंने मान लिया कि आपने मौन रखा था इसलिए आपकी सहमति है। ऐसा नहीं होगा। सहमति एक्सप्रेस होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए, लिखित दी जानी चाहिए। अगर वो कंसेंट लिखित नहीं है तो वह कंसेंट मान्य नहीं होगा और वह जैव नैतिकता और मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा इस घोषणा पत्र के आधार पर। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली के साथ अगर हम इन तकनीकों को जोड़कर देखें तो बिना सहमति के अगर किसी व्यक्ति को इन तीनों में से कोई भी परीक्षण के लिए कहा जाता है तो वह उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं उसकी निजता में हस्तक्षेप है, या इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अगर सहमति नहीं है तो उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, निजता का उल्लंघन हो रहा है। इस आधार पर भी उसे मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके लिए विश्व स्तर पर 2 दस्तावेजों का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। 1948 का UDHR, जिसका अनुच्छेद 12 यह बता रहा है कि निजता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, जैव नैतिकता और मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र 2005 के अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि सहमति बहुत महत्वपूर्ण है और सहमति स्पष्ट होनी चाहिए, अंतर्निहित नहीं। इस आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली के साथ इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम अपने देश में संविधान की बात करें, संवैधानिक वैधता की बात करें इन परीक्षणों के लिए, तो 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण 2 आधार स्तंभ हैं हमारे, जिनमें अनुच्छेद 20 जो है यह भारत में आपराधिक न्याय तंत्र का संवैधानिक आधार है। फिर से एक वाक्य ले रहा हूं, अंग्रेजी में कह रहा हूं इसको, कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 2 and 3 is the constitutional basis of criminal justice system in India। भारत में आपराधिक न्याय तंत्र का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 20 खंड 1, 2 और 3 है। अनुच्छेद 21 तो जीवन का अधिकार है ही, जिसमें निजता का अधिकार शामिल है, मानवीय गरिमा है, मौलिक स्वतंत्रताएं हैं और सहमति स्वाभाविक रूप से, निजता है तो सहमति उसमें शामिल होगी ही, और इसमें अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है और अभियुक्त के अधिकारों का संरक्षण है। एक नजर डालें इस संविधान के इस अनुच्छेद पर तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। हमारे सामने संविधान का अनुच्छेद 20 रखा है, जिसका शीर्षक है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 3 खंड हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। अभी मैंने कहा कि जो अनुच्छेद 20 है वह भारत में आपराधिक न्याय तंत्र का संवैधानिक आधार है। आपराधिक न्याय तंत्र में जो 4 स्तंभ हमने चर्चा किए थे कि एक है विधि, एक है पुलिस, एक है न्यायालय और एक है जेल या कारागार। यहाँ पर विधि, पुलिस और न्यायालय के संबंध में बात कही गई है। कैसे, एक नज़र इस पर डालना है संक्षेप में। लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का, दंड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। इसको सरल भाषा में समझना है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा किसी अपराध के लिए जब तक कि उसके द्वारा किए गए उस कार्य को अपराध कहने वाली कोई विधि प्रचलन में नहीं हो। अगर कोई विधि ऐसी प्रचलन में नहीं है जो उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध घोषित कर रही है
तो उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह इसका अर्थ है। इसका मतलब यहां से एक शब्दावली बाहर आती है, उसको कहते हैं कार्योत्तर विधि। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। की परिभाषा दी जाएगी कि कार्योत्तर विधि वह विधि है जो किसी कृत्य को अपराध घोषित करती है जो जब किया गया था अपराध नहीं था। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज अ लॉ विच डिक्लेयर्स एन एक्ट एज एन ऑफेंस विच व्हेन कमिटेड वाज नॉट एन ऑफेंस। वह विधि उस समय बनाई गई थी जब उस कार्य को अपराध नहीं कहा गया था। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000, जिसमें हमने कहा साइबर क्राइम हैकिंग अगर 2000 के पहले की गई थी तो हैकिंग को अपराध कहने वाली कोई विधि मौजूद नहीं थी। इसलिए 1999 या 1998 में यदि किसी व्यक्ति ने हैकिंग की थी तो उसको उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि। तो अनुच्छेद 20 का खंड 1 कार्योत्तर विधि की संकल्पना सामने रखता है। दूसरा है कि दूसरा जो खंड है वो क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको कहते हैं दोहरे दंड से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। दोहरे दंड या दोहरे जोखिम से सुरक्षा है कि किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। तो दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान है और यह प्रावधान न्यायालय से जुड़ता है। 20(1) का प्रावधान जो कार्योत्तर विधि से है वह विधि से जुड़ता है और तीसरा जो खंड है वह पुलिस से जुड़ता है, जो आज की हमारी टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, अनुच्छेद 20 का। वो क्या कर रहा है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मुझ पर दबाव नहीं दिया जा सकता कि मैं अपने विरुद्ध ही अपना साक्षी बन जाऊं, अपना विटनेस बन जाऊं। यह रोका गया है ताकि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके और उस पर अनावश्यक कोई दबाव ऐसा नहीं पड़ सके। तो जो हमारा विषय है नार्को परीक्षण का या पॉलीग्राफ टेस्ट का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही खंड है न्यायालय के समक्ष कि क्या पुलिस ने दबाव देकर नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। अगर दबाव नहीं दिया जा रहा या बाध्य नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कि जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते। एक तो यह है। अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यह तो बहुत सिंपल सा है जो आपको समझना है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहां पर पर्सनल लिबर्टी जो दैहिक स्वतंत्रता है वह मायने रखती है, जिसकी व्याख्या मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में विस्तार से की गई थी। वापस हम अपने उस टॉपिक पर आए कि जो संवैधानिक आधार है इन परीक्षणों का, आपराधिक न्याय तंत्र का, वह 20(3) है। यहां अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार है, मानवीय गरिमा है, मौलिक स्वतंत्रता है और सहमति है। जो इसका विधिक आयाम है उसमें दो चीजें हमारे सामने हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 161 खंड 2 सेक्शन 161 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी
एंड सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। दोनों मैंने आपके लिए लिख दिए यहां ताकि आपको समझने में आसानी हो। 161(2) क्या कह रही है कि आपराधिक आरोप लगने की आशंका वाले प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता है व्यक्ति पर, अभियुक्त पर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है किसी कार्य के लिए, किसी अपराध के लिए, तो पुलिस उससे प्रश्न पूछेगी जांच के दौरान, तो केवल उसको हर प्रश्न का उत्तर देना है, उस पर बाध्यकारिता है। किन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं देगा जिससे उसके लिए समस्याएं खड़ी हो जा सकती हैं। वो क्या हो सकता है कि आपराधिक आरोप लगने की आशंका वाले प्रश्नों को छोड़कर अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका उत्तर देने से एक नए अपराध के आरोप की आशंका हो जाए, तो वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, उस पर बाध्यकारिता नहीं है। ऐसे प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों का उत्तर देने की बाध्यता है अभियुक्त पर। धारा 161 खंड 2 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। और धारा 27 जो साक्ष्य कानून की है वह यह कह रहा है कि नार्को परीक्षण या अन्य ऐसे परीक्षणों के आधार पर धारा 27 के तहत साक्ष्यों के रूप में दस्तावेजों, वस्तुओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि नार्को परीक्षण किसी व्यक्ति का कर रही है पुलिस, और उसने कहा कि अमुक व्यक्ति ने हत्या की है, चाकू मारा है, और यह जो चाकू है यह घर के इस कोने में रखा गया है, और पुलिस को वह चाकू मिल जाए, बरामद हो गया वह चाकू, तो धारा 27 के तहत साक्ष्य कानून की पुलिस उस चाकू को साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। अब यह न्यायालय के ऊपर है कि वह उस साक्ष्य को कितना वैध मानेगा। लेकिन धारा 27 के तहत ऐसे वस्तु, ऐसे दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर रखे जा सकते हैं। ये दो उसके मूल जो तत्व हैं विधिक वहां पर है। न्यायिक जो आयाम हमारे सामने है वह यह बता रहा है, कुछ बातें इसकी बहुत पुरानी हैं, कुछ नई हैं। जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अभी मैंने बताया आपको अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई थी इसमें, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, विधि और प्रक्रिया, ये 4 शब्द हैं उसमें, कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो 4 शब्दावली है उसमें, प्राण, दैहिक स्वतंत्रता, प्रक्रिया और विधि। तो न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में यह कहा कि प्राण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पर्यावरण और मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी शामिल है। तो मेनका गांधी से मानव की गरिमा निकल कर आती है। जब हम उसकी निजता का उल्लंघन करते हैं तो उसकी गरिमा कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो ह्यूमन डिग्निटी इज एडवर्सली अफेक्टेड if we penetrate into his or interfere into his or her privacy। तो निजता के अधिकार का उल्लंघन करने से मानवीय गरिमा का उल्लंघन होता है, जो प्राण के अधिकार का उल्लंघन कराएगा, और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा जो एक नया मामला है केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, यह भी सुना होगा आपने, जिसमें निजता के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब दोनों मामलों को जोड़ दें अगर हम, तो जैसे निजता का अधिकार स्वतः एक मूल अधिकार है, अब इस निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ कि मेरी सहमति के बगैर मुझे नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग के लिए जाना पड़ा और मेरी सहमति उसमें नहीं थी, तो मैंने दावा किया कि मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मानवीय गरिमा मेरी प्रभावित हो रही है, और मेरी गरिमा के प्रभावित हो जाने के कारण प्राण का जो अधिकार है, लाइफ, राइट टू लाइफ, वह बाधित हो गया, और ऐसी स्थिति में मुझे संरक्षण या मुझे न्याय प्रदान किया जाए। तो अगर अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को
अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य करती है पुलिस, तो उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है, उससे मानवीय गरिमा उल्लंघित होती है, उससे प्राण का अधिकार उल्लंघित होता है और अनुच्छेद 20(3) और 21 दोनों का उल्लंघन होता है। इसलिए बिना सहमति के नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग किया जाना अनुच्छेद 20(3) और उसके साथ साथ अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का भी उल्लंघन मान लिया जा सकता है। एक और मामला है नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी 1978 का ही, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस पूछताछ में वैधानिक सुरक्षा पर बल देना चाहिए पुलिस को। इसका मतलब है कि जब तक कि पुलिस यह जान नहीं ले कि जो हम पूछताछ कर रहे हैं, जो हम जांच कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं अभियुक्त के साथ, वह कितना वैधानिक है, तब तक पुलिस को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कार्य करती है तो वह अवैध होगा और पुलिस के उस पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया जा सकता है उसके लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि पुलिस पर नियंत्रण लगाया न्यायालय ने इस मामले में। और चौथा जो मामला हमारे सामने है, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस मामले के लिए, कि पॉलीग्राफ टेस्ट तथा अन्य परीक्षणों पर दिशा निर्देश हैं न्यायालय के, और यह दिशा निर्देश यह कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सहमति है व्यक्ति की। बिना सहमति के किया गया ऐसा कोई भी परीक्षण अनुच्छेद 20(3) और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अब इस पूरे एपिसोड, पूरे घटना का जो नार्को परीक्षण और ये है, उसमें नीति शास्त्रीय पक्ष क्या है, व्हाट आर द एथिकल एलिमेंट्स। सहमति जहां शब्द आया इसमें, तो सहमति प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है। प्राकृतिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप अनैतिक माना जाएगा। अगर हम यहां पर कांट का नैतिक दर्शन देखें, इमैनुअल कांट के नैतिक दर्शन की अगर बात करें, तो व्यक्ति की सहमति बहुत महत्वपूर्ण है, रेदर सबसे महत्वपूर्ण है, कि अगर सहमति के बगैर कोई कार्य किया गया है तो वह अनैतिक होगा। तो व्यक्ति की गरिमा और सहमति पर आधारित नैतिक या मूल्य निर्णय होना चाहिए। अगर सहमति नहीं है तो नार्को परीक्षण चाहे कितना भी तर्कसंगत तरीके से क्यों नहीं किया गया हो, उसको नैतिकता के पैमाने पर उचित ठहराया नहीं जा सकता। हालांकि आज की स्थिति यह है कि विधिक आधारों पर भी वह उचित नहीं है, वह अवैध है। लेकिन अगर किसी समय ऐसा मान भी लें कि वह विधिक आधारों पर कुछ हद तक वैध है और यह आवश्यक हो गया था कि बिना उसके अब कार्य नहीं हो पा रहा था, अपराधी को पकड़ पाना संभव नहीं था, तो भी नीति शास्त्रीय आधारों पर उस पैमाने पर हम उसे उचित नहीं ठहराएंगे और मूल्य निर्णय यह कहेगा कि चूंकि सहमति के बगैर किया गया है, इसलिए उसकी गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कारण वह अनैतिक है। एक पक्ष तो यह है दार्शनिक, एक संवैधानिक नैतिकता का पक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पक्ष है। एक फिलोसॉफिकल है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिलॉसफी यह कह रही है कि सहमति और गरिमा नैतिकता के दो आधार स्तंभ हैं, इसलिए बिना सहमति के किया गया ऐसा कोई भी परीक्षण अवैध अनैतिक होगा। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य क्या हो रहा है कि संविधान के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, यह संवैधानिक नैतिकता है। वो सिद्धांत क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये सब उसके मौलिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, 4 उसके मूल हैं लोकतांत्रिक। अगर हमने किसी के साथ विभेद कर दिया, अगर हमने किसी के साथ विषमता बरत दी है, अगर हमने किसी के साथ अन्याय कर दिया, अगर हमने बंधुता की भावना को प्रभावित कर दिया, तो यह कहा जाएगा कि यह न केवल संविधान के उस प्रावधान का उल्लंघन है, बल्कि मूल रूप से यह संविधान की नैतिकता के आयाम का भी उल्लंघन है। इसलिए यह भी एस्पेक्ट उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग के द्वारा हम संविधान के किन मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो बात घूम फिर कर फिर आएगी वहां सहमति और मानवीय गरिमा अनुच्छेद 21 में
प्राण शब्द के अर्थ में। तो सहमति नहीं होना 20(3) के तहत बाध्य करना और सहमति नहीं होना मानवीय गरिमा का उल्लंघन है, या 20(3) का उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है, दार्शनिक रूप से नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन है। इस आधार पर यदि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात करें, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010, जिसमें न्यायालय ने यह कहा कि सहमति के बगैर किया गया नार्को परीक्षण अवैध होगा और यह 20(3) का उल्लंघन माना जाएगा। 20(3) का उल्लंघन है तो 21 का उल्लंघन है। अगर 21 का उल्लंघन है तो एक और मेनका गांधी में एक बात आती है, वह है गोल्डन ट्रायंगल की 14, 19 और 21। भारत के संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। मेनका गांधी में इसकी व्याख्या की गई कि यह 14, 19 और 21 परस्पर संबंधित हैं। इसकी अगर हमने 20(3) का उल्लंघन किया तो 20(3) से 21 का उल्लंघन होगा, 21 से 19 का होगा, 19 से 14 का होगा। इसका मतलब है कि संपूर्ण संवैधानिक नैतिकता बाधित हो जा रही है। इसलिए नैतिक आधारों पर भी ऐसे परीक्षण सहमति के बगैर नहीं किए जा सकते, विधिक आधारों पर भी ऐसे परीक्षण सहमति के बगैर नहीं किए जा सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज की इस कक्षा से आपने नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफ टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जैसे मुद्दे हैं उनकी समझ आप में अवश्य विकसित हुई होगी। और प्रश्न की दृष्टि से अगर हम राज्य व्यवस्था को देखें तो यह कहा जाएगा कि यह किस आधार पर संवैधानिक नैतिकता का विरोधी है। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या आप ऐसा मानते हैं या क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नार्को परीक्षण या पॉलीग्राफ टेस्ट भारत के संविधान की नैतिक मूल्यों का विरोधी है, तो यह पेपर 4 का भी प्रश्न हो सकता है, पेपर 2 का भी प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के छोटे बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है नार्को परीक्षण का, पॉलीग्राफ टेस्ट का। हालांकि वहां पर आपको इसके विस्तार की आवश्यकता होगी। हमने आज जो चर्चा की है वह एक संदर्भ लिया है उसका वैज्ञानिक, केवल हमने विज्ञान में प्रवेश नहीं किया था वास्तविक अर्थों में। हमने केवल एक संदर्भ लिया था कि हम उसको समझ सकें, ताकि हम उस वैज्ञानिक तथ्य को फिर कानून और संविधान के साथ उसको जोड़ सके। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको इसकी समझ अवश्य हुई होगी और अपनी समझ के कारण आप आने वाली परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में सफल सिद्ध होंगे। धन्यवाद।